everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. This is your first session. तो बच्चों हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एडुकेटिंग द नेशन और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक दैट इज सिविलाइजिंग द नेटिव, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये टर्म समझना है कि ये टर्म नेटिव क्या है. नेटिव कहने का मतलब है ऑब्वियसली द इंडियंस, जो लोग इंडिया में रह रहे थे उन लोगों को यहाँ पे नेटिव कहा जा रहा है. ओके, एंड एडुकेटिंग द नेशन. तो ये आप चैप्टर के नाम से समझ चुके हो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं. और ये किस चीज से होगा? तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिफॉर्म्स दैट वर ब्रॉट डाउन बाय द ब्रिटिश इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री. ओके, तो एक एक करके हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. इसमें हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. तो बच्चों बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एजुकेशनल रिफॉर्म्स और द नोशंस ऑफ ब्रिटिश रिगार्डिंग द एजुकेशन और द इंडियंस, कि किस तरीके का उनका नोशन था अबाउट इंडियंस और वो कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे, एजुकेशन पॉलिसीज लाए थे. तो ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं. इसका इंडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इंडियंस कैसे अफेक्ट हुए थे इन चीजों से, तो उन सब के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट with our first topic here, जिसमें हम लोग पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं so that you can understand कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है. Right? So in this chapter we will try and understand what implication British had for the lives of students. तो इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है about the administration और the rule of British. Right? हम लोगों ने colonialism, कॉलोनियल रूल, इन सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा. राइट? तो बच्चों उसमें आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यूज, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है. जितने भी बैटल्स लड़े गए थे उन सब के बारे में आपने पढ़ा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है दैट वाज ब्रॉट डाउन बाय द ब्रिटिश. राइट? तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं दैट व्हाट इम्प्लीकेशन ब्रिटिश, ओके, जो हमें रूल कर रहे थे उस टाइम पे, उनका क्या इम्प्लीकेशन था ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. राइट? तो जाहिर सी बात है जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स जो उस टाइम पे स्कूल्स अटेंड कर रहे थे, है ना. तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज. राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 8 का, तो उसमें हमने देखा था कि उनका मेन एम क्या था बच्चों, ऑब्वियसली ट्रेडिंग करना. राइट? तो पहले वो हमारे कंट्री में आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया. फिर उन्होंने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप किया, है ना. तो धीरे धीरे उन्होंने सारे रीजन्स को कॉन्क्वेस्ट भी किया, कॉन्कर भी किया. राइट? तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे बैटल्स के बारे में पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857, इन सारी चीजों के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया है. राइट? सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ब्रिटिशर्स जो थे बच्चों, उनको सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट या रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहिए था, बल्कि उनका एक और मकसद था, और वो क्या था? सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर. They also felt that they had a cultural mission. अब उनका एक और मिशन था, वो था कल्चरल मिशन. अब ये कल्चरल मिशन कहने का क्या मतलब है? So they had to civilize the natives. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
क्यों? क्योंकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप ये पॉइंट समझोगे कि ब्रिटिश जो है वो हमेशा इंडियंस को एज इंफीरियर्स देखते थे, राइट? तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और हमेशा इंडियंस को इंफीरियर समझते थे, तभी तो वो रूल कर पा रहे थे हमें। ओके, सो बेसिकली वो ये सोचते थे कि उनका एक कल्चरल मिशन है। कल्चरल मिशन ये है कि वो नेटिव्स यानी कि इंडियंस को सिविलाइज कर सके। ओके, बिकॉज उनके हिसाब से नेटिव्स या इंडियंस अनसिविलाइज थे, राइट? सो दे कैन चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। तो ये नोशन था ब्रिटिश का रिगार्डिंग द इंडियंस और द नेटिव्स। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाते हुए उन्होंने सोचा कि वो नेटिव्स को सिविलाइज कर सकते हैं, राइट? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नोशन था। ब्रिटिश जितने भी आए थे यहाँ पे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे बच्चों, सबके डिफरेंट डिफरेंट नोशंस थे। तो यहाँ पर हम उन डिफरेंट नोशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। तो हमारी कंट्री इंडिया में उस टाइम पे एजुकेशन का क्या सिनेरियो था, किस तरीके का था, तो ये चीज को हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश का क्या अंडरस्टैंडिंग था रिगार्डिंग द एजुकेशन दैट वाज देयर इन आवर कंट्री इंडिया। ओके, सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब आपके लिए ये टर्म नया है, दैट इज ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म बच्चों, ये टर्म बेसिकली ओरिएंट शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईस्ट। ओके, तो ये जो टर्म है ओरिएंटलिज्म, it is generally used by the historians, writers or any other people to denote the culture of Asia. ओके, मतलब ईस्टर्न पार्ट को डिनोट करने के लिए, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को डिनोट करने के लिए ये टर्म को यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिज्म। ओके, और ये ईस्टर्न पार्ट में हमारा कंट्री इंडिया भी आता है। ओके, सो इन द ईयर 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. तो अब की कब की बात है? ये बात है 1783 की, जब इंडिया में कैलकाटा में कौन आए थे? विलियम जोन्स। Now he had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था कैलकाटा में। तो यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट किस पद पे हुई थी? इट वॉज एज अ जूनियर जज, और इसलिए वो कैलकाटा आए थे। In addition to being an expert in law, Jones was a linguist. Okay, तो basically यहाँ पे आप देखो, he was an expert in law, right? तो यहाँ पे obviously अगर वो जज बने हैं तो we can say that he was an expert in law. But उसके अलावा he was also a linguist. Linguist कहने का क्या मतलब है? A person who studies and also has the knowledge of different languages. और डिफरेंट लैंग्वेजेस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पर्शियन हो, अरेबिक हो। तो जितने भी आपके लैंग्वेजेस है, अगर एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का आइडिया है, उनको वो पढ़ना आता है, बोलना आता है, सो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ लिंग्विस्ट। तो यहाँ पे विलियम जोन्स को भी डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो अ लिंग्विस्ट। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। He also knew French and English. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको different different languages आते थे, and that is why he was a linguist. Here you can see the picture of William Jones. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry. तो यहाँ पर आप देखो कि कैलकाटा में आके उनका क्या नोशन था एजुकेशन को लेके। ओके, तो जैसे ही वो कैलकाटा आए, सिंस ही वाज अ लिंग्विस्ट, तो डेफिनेट सी बात है बच्चों कि उनको यहाँ के लैंग्वेजेस में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो वो क्या किए कि यहाँ पे जितने भी पंडित्स थे उनके साथ वो टाइम स्पेंड करने लगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। तो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत पोएट्री या फिर संस्कृत लैंग्वेज को समझने की कोशिश करने लगे। ओके, soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. अब उसके बाद आप देखो कि जितने भी हमारे ancient Indian text है, for example जब आप लोगों ने ancient India पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने
बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा, राइट? तो यहाँ पे भी आप देखो कि ही वॉज ऑल्सो स्टडीइंग दोज इंडियन टेक्स्ट ऑन द साइंस, लॉ, फिलोसफी, फॉर एग्जाम्पल उपनिषद। तो ऐसे जितने भी आपके एंशियंट टेक्स्ट थे उनको ये पढ़ने लगे थे। ओके, नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द इंडियन टेक्स्ट हियर, राइट? एंड ही वॉज रियली फॉन्ड ऑफ इट. So, Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. So, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कलकत्ता में बाकी जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्ट है कि उनको भी इंडियन टेक्स्ट पढ़ने का शौक था, राइट? सो इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथानियल हालहेड were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. अब सिर्फ विलियम जोन्स को ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिनको इंडियन टेक्स्ट में इंटरेस्ट था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक, अपार्ट फ्रॉम दैट नथानियल. तो ऐसे डिफरेंट इंग्लिशमैन थे बच्चों. They were also busy discovering the ancient Indian heritage. Okay, इंडिया का जो ट्रेडिशन, जो कल्चर हुआ करता था इन द पास्ट, उसको ये डिस्कवर कर रहे थे, उसको ये समझने की कोशिश कर रहे थे. Also, they were mastering the Indian languages. अब इंडियन लैंग्वेजेस मेन क्या था? ऑब्वियसली हिंदी और संस्कृत. तो ये दोनों लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे. और आप देखो कि यहाँ पे जो संस्कृत और पर्शियन वर्क्स हुआ करता था. अगर हम पर्शियन वर्क्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम आप देखो जब मुगल एम्पायर था तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन लैंग्वेज यूज होता था, है ना? तो जितने भी वर्क्स उस टाइम पे लिखे गए थे उन सारे वर्क्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, राइट? टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी था बच्चों जो बंगाल में बनाया गया था, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी. और ये किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने बनाया था with the help of Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed. Okay, so please remember the name here. They also started a journal that was called as Asiatic Researchers. और ये एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनाया गया था? टू अंडरस्टैंड द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेजेस. तो जितनी भी चीजें इनको पता चलती थी ये पूरे जर्नल्स में लिखा करते थे, राइट? यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो बच्चों. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ हेनरी थॉमस कोलब्रुक. जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. अब इनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था इंडिया की तरफ, राइट? जैसे जैसे वो इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ने लगे, इंडियन ट्रेडिशन को जानने लगे, तो उनका एक एटीट्यूड बन गया था, एक परसेप्शन बन गया था या नोशन बन गया था इंडियंस की तरफ. ओके, सो दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. तो यहाँ पे आप देखो कि दे हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन कल्चर. वेस्ट कल्चर के लिए तो था ही, बट इंडियन कल्चर के लिए भी इनका एक डीप रिस्पेक्ट था. ओके, now Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. अब इनके अकॉर्डिंग क्या नोशन था? इनके अकॉर्डिंग ये नोशन था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है बच्चों वो पास्ट में एक ग्लोरी पे था, राइट? अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने एंशियंट इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा ऋग्वेदिक एज के बारे में पढ़ा है, फिर आप लोगों ने डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, राइट? तो ये पूरा जो इंडियन सिविलाइजेशन था जो पुराने टाइम में था वो बहुत ही ग्लोरी में था, राइट? इनके हिसाब से. लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड. तो आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे सेक्रेड टेक्स्ट के बारे में पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल द ऋग्वेदा, आप लोगों ने वेदास के बारे में पढ़ा है, उपनिषद्स, लॉ के ऊपर बहुत बुक्स थे, साइंस के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर बच्चों बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे. तो इनका कहना था कि अगर हमें इंडिया को समझना है, ट्रूली समझना है या डिस्कवर करना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट सेक्रेड टेक्स्ट, ओके, जो एंशिएंट टाइम पे लिखा गया था. और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो जो ट्रांसलेशन किया गया था संस्कृत वर्क का इनटू इंग्लिश बाय कोलब्रुक. ओके, so Jones and Colebrook
went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to other. तो जैसे ही उनको ये समझ में आया that ancient India was really very good and very nice, right? कि एक ग्लोरी पे था उस टाइम पे, तो उसी को ये समझने के लिए एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ने लगे, पूरा ट्रेडिशन को समझने लगे, ओके? और उस वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इंग्लिश में. This project, they believed, would not only help the British learn from the Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage. तो उनके हिसाब से ये जो उनका प्रोजेक्ट था, in order to understand the Indian culture, okay, the ancient Indian culture, उसको समझने के लिए ये सिर्फ ब्रिटिश को ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जो इंडियंस है उनको भी हेल्प करेगा in order to rediscover their own old heritage, जो उनके हिसाब से यहाँ आज के डेट में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में डिक्लाइन हो रहा था, ओके? एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट. तो जो भी लॉस्ट ग्लोरीज था पुराने एम्पायर्स का या पुराने सिविलाइजेशन का, उसको भी समझने में इंडियंस को हेल्प करेगा, ओके? तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस टॉपिक, और इसके अलावा हम लोग डिफरेंट और नोशंस भी पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.